Good morning to all of you student. Securities market operation जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में जो आपका लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर अंडर राइटर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि हु इज़ अंडर राइटर्स, अंडर राइटर कौन होता है, अभिगोपक किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी के अनुसार। देन हमने जो भी रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस वगैरह थी, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, अंडर राइटर्स को क्या क्या क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल करनी होती हैं सेबी से रजिस्टर्ड होने के लिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। जिसमें से कि अभी आपका कुछ पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ना है अंडर द हेडिंग सेबी गाइडलाइंस फॉर अंडर राइटर्स, वो आपका कुछ अभी बचा हुआ है। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो नेक्स्ट जो आपको इसमें सेबी गाइडलाइंस में पढ़ना है वो पॉइंट है आपका कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर राइटर्स एज प्रेस्क्राइब बाय द सेबी। सेबी के द्वारा या सेबी के अकॉर्डिंगली क्या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अंडर राइटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर राइटर्स को फुलफ़िल करनी होती है। मीन्स कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो अंडर राइटर्स कोई भी एप्लीकेंट जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में या जो भी अंडर राइटर्स का रोल प्ले करना चाहता है उसे सेबी से रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि उसे फॉलो करने होते हैं, जिसे कि सेबी ने प्रेस्क्राइब किया है। वो कौन कौन सी कंडीशंस है हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। The SEBI has set up some directions for registration for either new or renewed registration. SEBI ने कुछ डायरेक्शंस, कुछ निर्देश सेटअप किए हैं, कुछ निर्देश निर्धारित किए हैं अंडर राइटर्स के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन। अंडर राइटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी ने कुछ निर्देश जो है वो जारी किए हैं या फिर निर्धारित किए हैं। वो जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो या तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, मीन्स अगर आप कोई भी एप्लीकेंट जो कि सेबी से अंडर राइटर के लिए नया रजिस्ट्रेशन मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहते हो, मीन्स अगर आपने पहली बार अंडर राइटर्स के लिए सेबी को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दिया है वो, और रिन्यूड रजिस्ट्रेशन, और या फिर अगर आप पहले से अंडर राइटर्स का रोल प्ले कर रहे थे, आपने सेबी से इनिशियल रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब देन आप फिर से जो आपकी टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन की वो जब एक्सपायरी हो रही है और आप फिर से सेबी से उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना चाहते हो सर्टिफिकेट को, तो या तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर अगर आप रिन्यूअल कराना चाह रहे हो, दोनों ही केस में सेबी ने कुछ डायरेक्शंस गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कि एवरी एप्लीकेंट हैज़ टू फॉलो इट। मीन्स सभी एप्लीकेंट को ये सारी गाइडलाइंस और निर्देश सेबी के फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हो है when the underwriter desires to change its condition or status, it must get prior permission from the SEBI. अगर कोई भी अंडरराइटर अपने कंडीशन और स्टेटस को चेंज करना चाहता है, मीन्स जब भी वो अपने शर्तों या अपनी नींव को चेंज करना चाहता है तो इट मस्ट गेट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेबी, जिसके लिए उसे सेबी से प्रायर परमिशन मीन्स पहले से ही अनुमति लेनी होती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। जब भी कोई अंडरराइटर ऐसा चाहता है कि वो कोई भी अपने स्टेटस या कंडीशन में चेंज करना चाहता है किसी भी तरह का,
तो इसके लिए अंडरराइटर्स को सेबी से प्रायर परमिशन मीन्स पहले से ही परमिशन लेना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है द बॉडी कॉरपोरेट और एंटिटी on whose behalf the underwriter is working shall enter into a valid agreement. सेकेंड जो सेबी की गाइडलाइंस है वो ये है कि जो भी बॉडी कॉरपोरेट या जो भी एंटिटी जिसके बिहाफ पे जो अंडरराइटर है वो वर्क कर रहा है, मीन्स कोई ऐसी कंपनी या फर्म जिसके बिहाफ पर वो अंडरराइटर काम कर रहा है, अंडरराइटर जिसके निर्देश पे काम कर रहा है, उस कंपनी के लिए या उस एंटिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक वैलिड एग्रीमेंट में इंटर हो। मीन्स द बॉडी कॉरपोरेट और एंटिटी ऑन हुज बिहाफ द अंडरराइटर इज वर्किंग शैल एंटर इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। मीन्स जब भी कोई अंडरराइटर किसी भी कंपनी के बिहाफ पे या किसी भी एंटिटी के बिहाफ पर काम कर रहा है तो उस कंपनी या एंटिटी और अंडरराइटर के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, जो भी उन दोनों के बीच में साझेदारी है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, मीन्स वैध होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। कंपनी और जो एंटिटी है उन दोनों के बीच में जो साझेदारी है, जो एग्रीमेंट हुआ है कि वो अंडरराइटर उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहा है या उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उन दोनों के बीच में अगर वो अंडरराइटर सेबी के पास इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या फिर अपने पहले वाले रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना चाहता है तो सेबी ये भी देखेगी कि जिस भी कंपनी के लिए अंडरराइटर वर्क कर रहा है उसके और अंडरराइटर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड वैध होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एंटायर फी मस्ट बी पेड एज पर द रिक्वायरमेंट सेट बाय सेबी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसके अलावा जितना एंटायर फीस जो सेबी ने निर्धारित की है, जो भी आपकी एप्लीकेशन के साथ जब आप अप्लाई करते हो जो फ़ीस जमा करते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देन जब एप्लीकेंट जो अंडरराइटर के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन जब सर्टिफिकेट सेबी उनको ग्रांट करती है उस टाइम पे जो वो फ़ीस जमा करते हैं तो जो एंटायर फीस होगा वो सारी फ़ीसें मस्ट बी पेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स एज सेट बाय सेबी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो उस पर्टिकुलर अंडरराइटर को जितनी भी फ़ीस सेबी ने सेट की है कि किसी भी अंडरराइटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर इतना अमाउंट, इतना फ़ीस सेबी को सबमिट करना है, वो आपका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट सेबी ने सेटअप किया है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग इट्स फंक्शन। ये भी देखिए सेबी की तरफ से निर्देश है सभी अंडरराइटर्स को, ये गाइडलाइन है कि जब तक आप एक अंडरराइटर के रूप में वर्क करते हो किसी भी कंपनी के लिए या फिर अपना सेपरेटली, तो आपको जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी जो सेबी ने डिसाइड किए हैं उस मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी को आपको ऑल टाइम जब तक आप काम करते हो उसे मेंटेन करके रखना है। मीन्स उसमें किसी भी तरह का कोई डेफिशिएंसी मीन्स कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है नेक्स्ट लास्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशुएंस। जो भी रजिस्ट्रेशन सेबी ग्रांट करती है, चाहे वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो या जब भी वो आपका रिन्यूअल कराया जाता है, तो वो आपका मैक्सिमम 5 years के लिए ही सेबी आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देती है अंडरराइटर्स को, जो कि आपका वही वैलिड होता है 5 years के लिए फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशुएंस। मीन्स जिस दिन सेबी ने वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरराइटर्स को
ग्रांट की मीन्स जिस दिन सेबी ने जो भी एप्लीकेंट ने जो सेबी के पास अप्रोच किया, सेबी के पास अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए, तो जिस दिन सेबी उसे वो सर्टिफिकेट देगी, जिस दिन ग्रांट करेगी या उस सर्टिफिकेट पर जो डेट मेंशन होगा, ओके, उस दिन से लेकर के 5 साल तक, उसी डेट से 5 साल तक, 5 इयर्स तक वो सर्टिफिकेट जो सेबी एप्लीकेंट को, अंडरराइटर्स को ग्रांट करती है, देती है, वो आपका वैलिड रहता है। मीन्स 5 इयर्स तक वो आपका वैलिड रहेगा उस पर्टिकुलर डेट से। और जैसे ही वो 5 इयर्स कंप्लीट होने लगेगा, उस 5 इयर्स के कंप्लीट होने के प्रायर 3 मंथ्स मीन्स 3 महीने पहले आपको उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना होगा। ओके, क्लियर है? और जब भी सेबी जो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी वो 5 इयर्स के लिए ही वैलिड होगा, और जब भी वो 5 इयर्स कंप्लीट होने वाला है तो उसके 3 महीने पहले उस अंडरराइटर को अपने सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए सेबी के पास अप्लाई करना होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो अब आपको टॉपिक्स में पढ़ना है वो है फी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडरराइटर्स अंडर सेबी। सेबी ने अंडरराइटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फ़ी गाइडलाइंस भी बताए हैं, जो कि एवरी अंडरराइटर मस्ट फॉलो इट। सभी अंडरराइटर्स जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उन्हें सेबी द्वारा निर्धारित जो भी फ़ी गाइडलाइंस है, फीस निर्देश है, वो उन्हें पूरे करने होते हैं, मीन्स फुलफिल करने होते हैं। ओके, वो क्या क्या फ़ी गाइडलाइंस है पढ़ते हैं। द एप्लीकेंट आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल गेट अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म बी। जब एप्लीकेंट जिसने अंडरराइटर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, जब वो सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेबी ने निर्धारित किए हैं, वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब वो फुलफ़िल कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है, तो सेबी उसे फॉर्म बी के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है। द बोर्ड विल सेंड अ लेटर टू इंटीमेट द एप्लीकेंट अबाउट फाइलिंग ऑफ फॉर्म बी। सेबी है वो इसके लिए उस एप्लीकेंट को एक लेटर, एक पत्र भेजती है, मीन्स एक लेटर सेंड करती है। उस लेटर में सेबी उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को इंटीमेट करती है, मीन्स उसे सूचना देती है कि फॉर्म बी जो है वो फाइल कर दिया गया है, मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। क्लियर है? The candidate to get registered as underwriter has to pay fees as per regulation 12 mentioned below. जो कैंडिडेट हैं जो कि एज अ अंडरराइटर सेबी के पास जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हें कुछ फ़ीस पे करनी होती है, जो कि एज पर रेगुलेशन 12 के अकॉर्डिंगली, मीन्स रेगुलेशन 12 में सेबी ने जो फ़ीस निर्धारित किए हैं अंडरराइटर्स के लिए, वो अंडरराइटर्स को सेबी को पे करना होता है। ओके, वो कौन कौन सी फीस जो सेबी ने निर्धारित की है अंडरराइटर्स के लिए, उसमें फर्स्ट है आपका, द अंडरराइटर्स मस्ट पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹5 lakhs एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अ लाइसेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड। देखिए, जो भी अंडरराइटर जिससे कि सेबी द्वारा इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जिससे पहला रजिस्ट्रेशन जो न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब सेबी से ग्रांट होता है, मीन्स उसे जब अंडरराइटर्स का रोल प्ले करने के लिए सेबी द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, तो उस टाइम पर जो अंडरराइटर्स हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी ₹5 लाख पे करना होता है। मीन्स जब वो जो अंडरराइटर्स हैं, जब वो सेबी से लाइसेंस सर्टिफिकेट अंडरराइटर का जब वो रिसीव कर रहे होते हैं, उस टाइम पर रिसीविंग के समय
उन्हें सेबी को 5 लाख रुपीज़ एज अ फ़ी के रूप में, एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में देना होता है, मीन्स सबमिट करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, द अंडरराइटर शुड पे अ रिन्यूअल फ़ी ऑफ ₹2 lakhs इन एवरी 3 years। इसके अलावा जब भी इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने बताया था वो 5 साल के लिए होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। उसके बाद जब आप नेक्स्ट रिन्यूअल कोई भी एप्लीकेंट कराता है तो वो आपका 3 years के लिए होता है, मीन्स फिर हर 3 साल पे आपको रिन्यूअल कराना होगा। तो द अंडरराइटर शुड पे अ रिन्यूअल फ़ी ऑफ ₹2 lakhs इन एवरी 3 years। पहले तो जब वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन लेगी अंडरराइटर सेबी से, उस टाइम पर वो 5 लाख देगी, जो कि वो रजिस्ट्रेशन आपका 5 years तक वैलिड होगा। ठीक है, फिर अगेन जब अंडरराइटर्स को रिन्यूअल कराना है अपने सर्टिफिकेट का, तो उस टाइम पर उसे फ़ी के रूप में 2 लाख रुपीज़ सेबी को पे करनी होगी एवरी 3 years। मीन्स हर 3 साल पर उसे अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना होगा और सेबी को उसके लिए 2 लाख रुपए फ़ी के रूप में सबमिट करना होगा। ठीक है, मीन्स जब भी वो एवरी 3 years जब फिर से वो रिन्यूअल कराएगी तो उसे 2 लाख रुपए देने होंगे सेबी को, सबमिट करने होंगे एज अ फ़ी के रूप में। देन वो अगर फिर से उसके अगेन 3 years फिर से रिन्यूअल कराती है तो फिर भी उसे 2 लाख रुपीज़ ही पे करने होंगे। मीन्स जब सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसे 5 लाख देने होंगे, और जैसे जैसे हर 3 साल पे रिन्यूअल कराते जाएगी तो उसे 2-2 लाख रुपए फ़ी के रूप में सेबी को पे करने होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है, द फी मस्ट बी पेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द बोर्ड। जो फ़ी होगा, वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो अंडरराइटर को सेबी के बाद विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द बोर्ड। जब सेबी अंडरराइटर को, एप्लीकेंट को ये सूचना देती है कि आपका फॉर्म बी के तहत जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट कर दिया गया है, एक लेटर भेज के जो सूचना देती है, तो उस लेटर के डेट से, उस इंटीमेशन के डेट से 15 दिन के अंदर उस अंडरराइटर्स को, उस एप्लीकेंट को सेबी को फीस पे करना होगा। मीन्स जब भी सेबी का इंटीमेशन लेटर आता है अंडरराइटर्स के पास, तो उस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर अंडरराइटर को सेबी के पास जो भी फीस है उसकी रजिस्ट्रेशन की, वो पे करना होता है। मीन्स 15 दिन के अंदर ही, वो मोर देन 15 days नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, द अंडरराइटर कैन पे द फीस through a demand draft in the name of Securities and Exchange Board of India, payable at Mumbai or any regional office। जो अंडरराइटर है, जब भी वो सेबी को जो फ़ी पे करेगा, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हो या फिर वो आपका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए हो, तो जब भी अंडरराइटर सेबी को जो फीस है जो वो पे करेगा, वो थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट, वो एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही सेबी को पे करेगा, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नेम से बनेगा। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है उसे या तो मुंबई में, जहाँ पे कि सेबी का हेड ऑफिस है, या तो मुंबई में उसे पे करना होगा, या फिर कोई भी रीजनल ऑफिस में, जो सेबी का रीजनल ऑफिस है जहाँ पर भी, वहाँ पर वो पेमेंट कर सकता है। ओके, फिर से बता देती हूँ कि जब भी जो अंडरराइटर है वो जो सेबी को फ़ीस पे करेगा, वो कैश में पे नहीं किया जाता है, ना ही थ्रू चेक, वो हमेशा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, डीडी के थ्रू वो पे करेगा, जो कि आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नेम से वो डीडी, वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और उस डिमांड ड्राफ्ट को या तो अंडरराइटर
सेबी के हेड ऑफिस मुंबई में ले जा कर के जमा कर सकती है, मीन्स सबमिट कर सकती है या पे कर सकती है, या फिर सेबी के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, उनमें से उन सभी रीजनल ऑफिस से किसी भी रीजनल ऑफिस में वो जा कर के फ़ी को पेमेंट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। तो ये था आपका फ़ी गाइडलाइन। क्लियर हो गया आपको फ़ी पेमेंट कैसे कैसे कब करना है और कितना करना है। नेक्स्ट जो अब इसमें आपका टॉपिक आपको पढ़ना है सेबी गाइडलाइंस फॉर अंडर राइटर्स में, वो है लास्ट आपका द अंडर राइटर्स नीड टू फॉलो द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सेबी ने अंडर राइटर्स के लिए सेटअप किया है, मीन्स प्रेस्क्राइब किया है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये सभी अंडर राइटर्स को फॉलो करना कंपलसरी है। मीन्स सेबी द्वारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं अंडर राइटर्स के लिए, वो सारी जो भी क्राइटेरिया हैं या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका एवरी अंडर राइटर्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द अंडर राइटर्स नीड टू फॉलो द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। अंडर राइटर्स को सेबी में अगर उसने रजिस्टर्ड हुआ है और सेबी के थ्रू उसने अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें द अंडर राइटर्स मस्ट मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस विथ क्लाइंट्स। जो अंडर राइटर्स है उसे एवरी अंडर राइटर्स को जिन्होंने सेबी के थ्रू जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी है, किसकी, इंटीग्रिटी की, डिग्निटी एंड फेयरनेस विथ क्लाइंट्स। मीन्स सभी अंडर राइटर्स को अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ही फेयरनेस डील करनी है। मीन्स फेयर डील होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, किसी भी क्लाइंट से गलत या झूठ बातें नहीं कहनी है, डिग्निटी होनी चाहिए, मीन्स रिस्पेक्ट से सभी क्लाइंट से उन्हें डील करना है। मीन्स सेबी के थ्रू एवरी अंडर राइटर्स को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस के क्लाइंट्स को मेंटेन करके चलना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, सेकेंड पॉइंट। ये क्या है? द डीलिंग्स ऑफ अंडर राइटर्स विद द बॉडी कॉरपोरेट मस्ट बी एथिकल। जो भी अंडर राइटर जिस भी किसी बॉडी कॉरपोरेट या एंटिटी के अंडर में वर्क करें, जो मैंने बताया था उनके बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं, उस बॉडी कॉरपोरेट और एंटिटी और अंडर राइटर की जो डीलिंग्स है, आपस की जो उन लोगों की जो सौदेबाजी है, जो ट्रांजैक्शन है, जो डील है, वो मस्ट बी इथिकल, वो नैतिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मीन्स उसमें धोखाधड़ी, फ्रॉड या फिर किसी भी तरह का ऑफेंस वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से एथिकल होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं। The underwriters must not harm the interest of other underwriters by indulging in unfair competition. सेबी ने ये भी गाइडलाइन अंडर राइटर के लिए दिए हैं कि कोई भी अंडर राइटर किसी दूसरे अंडर राइटर का किसी भी तरह से उनके हितों को हार्म ना करता हो, मीन्स उनके इंटरेस्ट को किसी भी तरह से हार्म ना करता हो, बाई इंडल्जिंग इन अनफेयर कंपटीशन, और वो किसी तरह से कोई अनफेयर कंपटीशन में इन्वॉल्व ना हो। मीन्स सेबी की तरफ से अंडर राइटर को ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो भी अंडर राइटर्स
डीलिंग कर रहे हैं उन सभी अंडर राइटर्स को किसी न भी तरह से अनफेयर कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। मीन्स अनुचित प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की उन्हें नहीं करनी है अपने दूसरे अंडर राइटर से, ताकि जो दूसरे अंडर राइटर्स हैं उनके हित की रक्षा हो सके और जो अंडर राइटर है वो किसी दूसरे अंडर राइटर के हित को नुकसान ना पहुंचाए, मीन्स उनके हितों की रक्षा करें। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका द अंडर राइटर शुड नॉट मेक misrepresent any type of facts to its clients। ये भी अंडर राइटर का ही कोड ऑफ कंडक्ट है कि सभी अंडर राइटर्स को किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है कोई भी फैक्ट से रिलेटेड अपने क्लाइंट के साथ। मीन्स कोई भी अंडर राइटर अपने क्लाइंट्स को किसी भी तरह का फैक्ट्स और फिगर्स को कोई भी मिस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मीन्स जो भी चीज़ें सही है, जो भी चीज़ें ट्रू है, वही वो अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा वो किसी भी तरह से अपने क्लाइंट को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मीन्स कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स वो क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट नहीं करेगा जो कि आपका मिस रिप्रेजेंट हो। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका द अंडरराइटर मस्ट नॉट डिवोल्ज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अदर्स लाइक प्रेस और एनी पार्टी। किसी भी अंडर राइटर को इस तरह की क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पर कि वो अपने क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हों। मीन्स कोई भी अंडर राइटर अपने क्लाइंट से रिलेटेड उनके जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी अंडर राइटर किसी तरह से उन्हें किसी से भी शेयर नहीं करेगा। लाइक प्रेस और एनी पार्टी, मीन्स कोई भी पार्टी आए, कोई भी प्रेस आए, किसी भी तरह से अंडर राइटर्स को उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करनी है और ना ही उन्हें बताना है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये आपका, वो है the underwriter must not hide any material facts in any documents or reports of information furnished to the board। लास्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि अंडरराइटर्स को फॉलो करने हैं वो क्या है? किसी भी अंडरराइटर्स को कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने रिपोर्ट्स में या फिर कोई भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो भी वो सेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह से कोई भी मटेरियल फैक्ट्स को वो हाइड ना किए हों। मीन्स कोई भी अंडरराइटर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन वो सेबी को सबमिट करते हैं, मीन्स सेबी को जो फर्निश करते हैं, उसमें किसी भी कोई भी मटेरियल फैक्ट्स को वो हाइड ना किए हो। मीन्स जो भी चीज़ें हैं, जो भी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से ट्रू हो और सही हो और उसमें कोई ऐसी बातें ना हो जो हाइड की गई हो। क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो पूरा पॉइंट्स आपने डिस्कस किया वो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अंडरराइटर्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसी के साथ जो आपका टॉपिक है सेबी गाइडलाइंस फॉर अंडरराइटर्स, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक आगे का डिस्कस करेंगे जो कि अब आपका लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।
So the class is over.